साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति या ऐसे कह सकते हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कैसा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में और पहली अनुसूची में इस बात का उल्लेख किया गया है, भारत और उसके राज्यों की संशासित क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान संघात्मक है, एकात्मक है या अर्ध संघीय है, यह इस पर विद्वानों के बीच में विभिन्न मत रहे हैं। सर्वप्रथम जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान संघीय संविधान है। भारत एक संघ है जिसमें एक केंद्र सरकार है और विभिन्न इकाइयों के रूप में राज्य हैं। उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा हुआ है। उन शक्तियों के बंटवारे को विभिन्न सूचियों में लिखित रूप में इनैक्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ संघ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के संविधान में किया जाता है। हमने भारतीय संविधान में ना तो अमेरिका के संघीय व्यवस्था को अपनाया है, ना कनाडा का, दोनों का मिक्स रूप अपनाया है। अब बात करते हैं, केसी होयर कहते हैं कि भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, क्वेसी फेडरल है, जिसका आशय ये है कि इसमें आधा संघात्मक लक्षण है और आधे एकात्मक संविधान के लक्षण है। एकात्मक संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन को माना जाता है। संघात्मक संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यूएसए को माना जाता है, अमेरिका। अब ये विभिन्न विद्वानों के अपने अपने विचार हैं, जबकि कुछ विद्वान हैं एलेंड्रोविच जो कहते हैं नहीं, भारतीय संविधान पूरी तरह से संघीय है। नॉर्मन डी पामर एक विद्वान है, वो कहते हैं कि भारतीय संविधान पूरी तरह से संघीय है। डीएन बनर्जी एक विद्वान है, वो भी कहते हैं कि भारतीय संविधान पूरी तरह से संघीय है। आज हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान संघीय है कि अर्ध संघीय है। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक एवं प्रशासनिक विचारक एवी डायसी कहते हैं कि कोई संविधान संघीय है या अर्ध संघीय है, एकात्मक है, कुछ यूनिवर्सल विशेषताएं वो बताते हैं। पहली विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता हो। इन पहलुओं पे हम भारतीय संविधान को टेस्ट करेंगे और तब ये बताने में सक्षम हो जाएंगे कि भारतीय संविधान संघीय है। जो लोग कहते हैं कि कुछ विचारक जो कहते हैं भारतीय संविधान संघीय है, तो वो बताते हैं कि संघीय क्यों है, क्योंकि उस संघीय जो संविधान की जो विशेषताएं होती हैं, सबसे पहला है कि संविधान की सर्वोच्चता होती है। दूसरी बात यह होती है संविधान लिखित होता है और शक्तियों का विभाजन होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होती है और राज्यों का प्रतिनिधित्व देने के लिए उच्च सदन होता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी होती है। तो भारतीय संविधान को जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है और हमारे यहाँ संविधान को सर्वोच्च माना गया है, सुपरमैक्सी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान की सर्वोच्चता इसलिए है कि सभी इकाइयाँ, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो सभी सत्ता का स्रोत संविधान को मानती हैं और यहीं से उनके कार्य करने के तरीके, उनकी संरचना, उनकी प्रक्रिया, उनका व्यवहार और कौन किसको आदेश देगा, किसके क्या अधिकार क्षेत्र है, इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और इसी संविधान की सर्वोच्चता के कारण ही भारतीय संविधान अपने आप में एक अनूठा संविधान कहलाता है। दूसरा पहलू आता है शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में संघीय चरित्र को बरकरार रखने के लिए, मजबूती देने के लिए, आपस में केंद्र और राज्य की इकाइयों में विवाद ना हो, इसीलिए 3 सूचियां बनाई गई हैं
उन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का कार्यों का बंटवारा किया गया है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य सरकार विधानसभा, राज्य की विधानसभा कानून बनाएगी। केंद्रीय सूची में केंद्र सरकार संसद कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची में जहां पर राज्य भी बना सकती है, केंद्र भी बना सकती है, लेकिन राज्य और केंद्र के टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून अविभाज्य होगा। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। केंद्र और राज्य के बीच में अधिकार क्षेत्र को लेकर के विवाद की स्थिति में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तटस्थ भूमिका में रह करके न्याय देती है। और भारतीय संविधान में न्यायपालिका का एक प्राथमिक कार्य यह भी है कि वह राज्य और केंद्र के विवाद की स्थिति में अपीलकर्ता न्यायालय के रूप में अपना निर्णय देगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय और एकीकृत, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका है। अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है और 216 से लेकर के 241-42 तक का हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अगला बिंदु है राज्यसभा उच्च सदन के रूप में। संघीय चरित्र को बरकरार रखने के लिए हर संघीय संविधान के लिए जरूरी होता है कि वह राज्यसभा में, भारत में राज्यसभा कहते हैं, अमेरिका में सीनेट कहते हैं, ब्रिटेन में लॉर्ड सभा कहते हैं, विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए राज्यसभा में, ताकि वह अपने राज्य के हितों की बात कानून निर्माण में वहाँ पर रख सके। और नेक्स्ट पॉइंट है संघीय चरित्र का कि संघीय प्रक्रिया के अनुरूप संशोधन प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिससे संशोधन करते समय राज्यों से सहमति ली जाती है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें 2/3 से अधिक बहुमत की जरूरत होती है, प्लस राज्यों की सहमति होती है। और संविधान जीवंत दस्तावेज है, सजीव डॉक्यूमेंट है। इसको निरंतर बदलते हुए वातावरण के परिप्रेक्ष्य में, मानव वातावरण के साथ बदलता है। कानून नियम मनुष्य के लिए ही होते हैं, इसलिए संविधान को भी बदलते वातावरण के साथ चलना चाहिए और सजीव होना चाहिए। ये भारतीय संविधान के संघीय फीचर की विशेषताएं हो गई हैं। अब हम बात करेंगे कि किस लिए भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा जाता है। अब हम बात करेंगे किस लिए भारतीय संविधान में ये कहा जाता है कि एकात्मकता के लक्षण है। अब सवाल ये उठता है, भारतीय संविधान, सवाल ये नहीं है कि एकात्मक है, संघात्मक है, अर्धसंघीय है या एकात्मकता की तरफ झुका हुआ है। सवाल ये है कि इतने बड़े भूभाग राज्यों से, इतने अधिक संख्या वाले राज्यों से जुड़ा हुआ ये भारतीय संविधान, जिसके लिए सबको एकता में सूत्र बांधने के लिए कुछ प्रावधान जरूरी थे। यहाँ संघीय एकात्मक की लड़ाई नहीं है। जरूरी है कि संविधान को, केंद्र को, विभिन्न राज्यों को आपस में सामंजस्य बिठा करके आगे निरंतर चलते रहना है। अब एकात्मकता के जो लक्षण है भारतीय संविधान में, उनमें उनकी जब हम डिस्कशन करेंगे, सबसे पहला अनुच्छेद 1 में ही इसका वर्णन किया गया है कि संसद राज्य की सीमा में राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है और ये परिवर्तन संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। दूसरा बिंदु है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये भी एकात्मक संविधान का पुट यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति वो भारत सरकार का नागरिक होगा, ना कि किसी राज्य का। तीसरा बिंदु है एकीकृत न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, लेकिन वो एकीकृत है, यूनिफाइड न्यायपालिका। अगला बिंदु है आपातकाल के समय में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 360। ऐसी स्थिति में संसद को, केंद्र को अधिक पावर मिल जाती है
वह राज्य के विषय में भी कानून बनाता है और प्रशासनिक दिशा निर्देश देता है। अगला बिंदु है एकात्मकता के लक्षण। ऑल इंडिया सर्विसेज, अनुच्छेद 311, 312 इनके तहत ऑल इंडिया सर्विसेज के गठन का प्रावधान है। ऑल इंडिया सर्विसेज की नियुक्ति, प्रमोशन, उनका नियंत्रण, हस्तांतरण केंद्र सरकार के हाथ में होता है और वह राज्यों में नियुक्त कर दिए जाते हैं। इस तरह से उन पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी एकात्मक संविधान का एक लक्षण माना जाता है। अगला बिंदु है केंद्रीय, जो सूचियों का बंटवारा हुआ है, केंद्रीय सूची में अधिक विषय रखे गए हैं, राज्यों की शिकायत रहती है, राज्य सूची में कम विषय हैं। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र का विशेष अधिकार होता है। केंद्र आपातकाल में केंद्रीय पावर अधिक होती है अवशिष्ट शक्तियों पर। नेक्स्ट है, भारत में अन्य संघात्मक देशों में राज्यों का अलग संविधान है, भारत में अलग राज्यों को अलग संविधान नहीं है। और भारतीय संघ राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये कैरेक्टर भारतीय संविधान को एक अनूठी विशेषता प्रदान करता है। राज्य वित्त आर्थिक दृष्टि से केंद्र की तरफ झुकाव है। राज्यों का आरोप रहता है कि उनको जिन करों से सबसे ज़्यादा आय होती है वो केंद्र के पास है और जिन करों में सबसे कम आय होती है वह उनके पास है। इस प्रकार से भारतीय संविधान में इसके साथ ही साथ कुछ अन्य इंस्टीट्यूशन हैं जो गैर संवैधानिक हैं। वो संविधान को, जैसे योजना आयोग था, अब तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद से अब इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। वित्त आयोग है और वित्त आयोग है और ये अनुच्छेद 249 जिसमें यह उल्लेख किया गया है, 2 या से अधिक राज्य अगर निवेदन करते हैं तो केंद्र सरकार उनके लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन। अगर 312 के तहत अगर राज्यसभा को ये लगता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन की ज़रूरत है तो राज्यसभा के रिकमेंडेशन पर संसद के द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन किया जा सकता है। एक बिंदु इम्पॉर्टेंट ये भी है कि राज्यों का ये तर्क रहता है कि राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जबकि अमेरिका की सीनेट में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। भारत में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का बंटवारा किया गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो नेचर है वो संघात्मक प्रकृति का है, लेकिन कुछ विद्वानों की द्वारा कहा जाता है कि यह आदर्शंघीय है, ये एकात्मक की तरफ झुका हुआ है। तो ऐसा इतने बड़े संविधान, इतने बड़े राज्यों को एक इकाई में पिरोने के लिए जरूरी था और संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत कहीं पर कोई व्यवधान नहीं होता है। सभी इकाइयां एवं केंद्र सरकार संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हैं और उसी से सत्ता का स्रोत प्राप्त करते हैं। जय हिंद।